हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 20 है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका क्या है? 20 है। मेजरमेंट आपका चल रहा है, मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 20 है। साथियों, आप लोग टेंशन ना लीजिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कब ख़त्म होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, बस आप पढ़ते रहिए। आज से लगभग 10-15 दिन में हम मेजरमेंट का क्लास जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हालांकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आपको ब्रिज पढ़ाना है और CRO पढ़ाना है और क्या कहते हैं ट्रांसड्यूसर पढ़ाना है। ये 3 टॉपिक हैं। फिर इसके बाद आपका वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, ठीक है। उसके बाद अर्थ टेस्टर वगैरह हैं। तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन ये सारे टॉपिक जो है बहुत समय से ख़त्म हो जाएंगे, लगभग 10-15 दिन में, ठीक है। ज़्यादा क्लास लेंगे इस वजह से। तो यहाँ पर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें आयरन पार्ट क्या करता है? आयरन पार्ट मूव करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है और एक क्या होता है? रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आयरन जो है रिपल होता है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रिपल नहीं होता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें आयरन जो है रिपल करेगा, प्रतिकर्षित होगा, और इसमें आयरन क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा। समझ में आया? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे पावर हाउस वगैरह पे या कहीं भी पैनल होता है ना, तो उस पैनल में इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि जिसे आपको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से आपको फिगर बना के समझाएंगे, उसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क कैलकुलेट करेंगे, कंट्रोलिंग टार्क बताएंगे आपको, और स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, इसका स्केल कैसा हो, लीनियर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्या करेंगे? बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं, जो चीज़ आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो चीज़ आपको जानना है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। अब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के लिए हम सेम बात अभी करेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये AC और DC बोथ सप्लाई पे क्या करता है? वर्क करता है। इसमें चाहे आप AC दीजिए, चाहे क्या कीजिए, DC दीजिए। समझ में आया? और ऐसा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, AC देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अगर DC देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आकर्षित होगा, ठीक है। हम आपको कैसे होगा ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे? बताएंगे फिगर बना करके, ठीक है। यह AC में RMS वैल्यू को मेजर करता है, और DC में जो है किसको मेजर करता है? एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। DC में RMS वैल्यू नहीं होता है, DC में हमेशा क्या होगा? एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। तो DC के केस में एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और AC के केस में RMS वैल्यू को क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। यह इंस्ट्रूमेंट एमीटर तथा वोल्टमीटर के रूप में यूज होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट था, तो उसे भी हम एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे वाट मीटर, एनर्जी मीटर के रूप में हम इन चीज़ों को नहीं यूज कर पाते हैं। क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? क्योंकि इसमें एक ही कॉइल होती है। इसमें क्या होती है? उसमें कॉइल मूव करती थी, और इसमें कॉइल स्थिर रहती है। इसमें आयरन पार्ट क्या करता है? मूव करता है। तो दोनों में एक ही कॉइल होती है। तो एक कॉइल है तो या तो वो करंट को मेजर करेगा, और या तो किसको मेजर करेगा? वोल्टेज को मेजर करेगा। समझ में आया? अगर 2 कॉइल हो जाए तब पावर मेजर हो पाएगी। तब उसमें एक कॉइल क्या करेगा? करंट मेजर करेगा, और दूसरी कॉइल वोल्टेज मेजर करेगा। तो पावर मेजरमेंट हो जाएगा P = V × I। समझ में आया? तो यही कारण है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में केवल एक ही कॉइल होती है। उसे कॉइल के द्वारा हम केवल वोल्टेज या करंट ही मेजर कर पाते हैं, न कि कोई पावर या फिर कोई एनर्जी मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जानना है कि यह इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में ही यूज हो सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट का वाट मीटर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कॉइल होती है। समझ में आया? और वो कॉइल क्या रहती है? स्थिर रहती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कार्य करती है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। क्या होती है?
इस इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। मतलब डैम्पिंग को आप जानते ही हैं कि पॉइंटर अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचकर वहां पर वाइब्रेशन करता है, तो उस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हम डैम्पिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। हमने आपको बताया कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। तो क्या होता है कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो कॉइल होती है ना, उसमें कोई भी कोर नहीं यूज किया जाता, कोई भी आयरन कोर नहीं यूज किया जाता है। आयरन का डिस्क होता है, आयरन पार्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉइल जिस पे लपेटी जाती है वो एयर कोर होती है। क्या होती है? एयर कोर होती है। तो एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यही कारण है कि इसमें जो है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या किया गया है, यूज किया गया है। इसमें एयर कोर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है, कम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे कम होता है वहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यह इंस्ट्रूमेंट पैनल में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? जैसे पैनल वगैरह होता है तो उसमें यूज किया जाता है। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ग्रेविटी कंट्रोल यूज करेंगे तो हम केवल वर्टिकल पोजीशन पर रखकर यूज कर सकते हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को हमेशा पैनल में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल है तो चाहे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंडीशन में रख करके आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही कॉइल होती है। इसमें क्या होती है? एक ही कॉइल होती है। इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए, इसके मूविंग सिस्टम में आयरन पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है। पहले पीएमएमसी में क्या था, कोई भी आयरन पार्ट वहाँ पे नहीं था, एक स्पिंडल था और एक पॉइंटर था, समझ में आया? तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत हल्की थी। उसकी अपेक्षा यहाँ पर स्पिंडल होगा, पॉइंटर होगा, एक्स्ट्रा एक क्या आ गया, आयरन पार्ट आ गया। तो इसकी वजह से वेट थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। वेट थोड़ा बढ़ गया तो सेंसिटिविटी कम हो गई। दूसरा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या है, बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड का मान बहुत कम है तो डिफ्लेक्टिंग टार का मान भी क्या होगा, कम होगा। और जब टार का मान कम होगा तो सेंसिटिविटी का मान भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा सेंसिटिविटी बराबर कितना होता है, टार्क बटे वेट, टार्क वेट रेशियो सेंसिटिविटी होती है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होगा, कम होगा। जब टार्क कम होगा तो सेंसिटिविटी भी आपकी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, कम होती है। अगर सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कम है तो इसका मतलब है कि उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब क्या है कि जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था उसकी सेंसिटिविटी क्या थी, ज़्यादा थी, तो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम था। मतलब वो केवल 100 मिली एम्पियर तक की करंट को ही क्या कर सकता था, मेजर कर पाता था। समझ में आया? लेकिन ये 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा तक की करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत क्या करता है, झेल लेता है। थोड़ा बहुत झटके को, थोड़ा बहुत ओवर करंट को क्या कर लेता है, झेल लेता है। थोड़ा बहुत ओवर वोल्टेज को झेल लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत क्या है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसके स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। वहाँ पर ज़्यादा करंट थोड़ा सा भी फ्लो हो जाएगा ना तो वो हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, इस वजह से पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि सेंसिटिविटी स्टेबिलिटी का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसिटिविटी कम है तो स्टेबिलिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें मैग्नेटिक सेचुरेशन होने के कारण बहुत ज़्यादा करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं किया जा सकता है। मैग्नेटिक सेचुरेशन, अब मैग्नेटिक सेचुरेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, तो करंट बढ़ाते चले जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है तो वही मैग्नेटिक सेचुरेशन हो जाता है। आप क्या करते हैं कि उसमें पढ़े होंगे, हमने आपको बेसिक में पढ़ाया था वहाँ पर पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, जिस पे लगभग 19,200 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिक आपको पढ़ाया था, मैग्नेटिज्म के बारे में अच्छे तरीके से बताया था कि जैसे जैसे आप एच का मान क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे बी का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा
मैग्नेट क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है, उसके बाद बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये आपका क्या है, सेचुरेशन पॉइंट है, इससे ज़्यादा मैग्नेटिज्म का गुण नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग कर्व है। तो कहने का मतलब है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो कॉइल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सोलेनाइड टाइप का होता है, सोलेनाइड होती है, जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो उसमें जब करंट बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि करंट और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना बंद हो जाता है, समझ में आया, क्योंकि उसकी भी क्या है, एक लिमिट है। तो उस लिमिट के बाद जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना बंद हो जाता है, वही सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो उसी सेचुरेशन की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाता है, सिर्फ उस सेचुरेशन की वजह से, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन पीएमएमसी से ये ज़्यादा क्या करेगा, मेजर करेगा, पीएमएमसी से ज़्यादा क्या करेगा, मेजर करेगा। अभी तो उसके बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे, फिगर बनाकर बताएंगे, हो सकता है अगले लेक्चर में बताएं, लेकिन अभी क्या क्या कंटेंट आपको जानना है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। एक्यूरेसी कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें एरर ज़्यादा पाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत चीप होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सस्ते होते हैं और ज़्यादा यूज भी होता है। इसका स्केल क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर का मतलब है कि जैसे शुरू में आपका नज़दीक नज़दीक होगा, शुरू में आपका नज़दीक नज़दीक होगा और बाद में क्या होगा, फैला होगा। देखिए यहाँ पर निशान दूरी पर है और यहाँ पे क्या है, नज़दीक नज़दीक है, समझ में आया। तो इसका स्केल क्या है, नॉन लीनियर होगा। अब क्यों नॉन लीनियर होगा वो चीज़ आगे आपको बताया जाएगा, या फिर लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म असमान स्केल है, असमान स्केल, समझ में आया। तो असमान स्केल होगा। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो क्या होता है, असमान स्केल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें एरर ज़्यादा होता है। यह इंस्ट्रूमेंट बहुत चीप होता है, इसका स्केल जो है नॉन लीनियर होता है, ये चीज़ हमने बता दी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 0 हर्ट्ज से लेकर के 0 हर्ट्ज से लेकर के आपका 125 हर्ट्ज तक क्या करता है, वर्क करता है। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। एक होता है ईडी करंट लॉस जो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती होता है, और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस जो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब लॉसेस बढ़ जाएंगे तो एरर बहुत ज़्यादा कम आएगा, बहुत मतलब कम आए, मतलब ज़्यादा आएगा। एरर क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाए, क्यों ईडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, क्योंकि इसमें आयरन पार्ट है। इसमें क्या है, आयरन पार्ट हमारा मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से उसमें हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस डेवलप होगा, समझ में आया। तो ये जो है 0 हर्ट्ज से लेकर के 125 हर्ट्ज तक की धारा और वोल्टता को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इसमें एरर ईडी करंट तथा हिस्टेरेसिस लॉस के कारण होता है। इसमें जो एरर होता है ईडी करंट तथा हिस्टेरेसिस लॉस के कारण होता है। पीएमएमसी में ईडी करंट और ईडी करंट डैम्पिंग यूज होता था, वो सही बात है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आयरन पार्ट नहीं है। इस वजह से उसमें किसी प्रकार का कोई भी हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता था, इसलिए उसका एरर कम था। एरर कम होने की वजह से एक्यूरेसी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आयरन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। अच्छे तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे समझा होगा, बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। हमने जो बातें बताई हैं, लेक्चर को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तब अच्छे तरीके से क्या होगा, कंठस्थ होगा। तो पहली बार जो पढ़ रहा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सर क्या बता रहे हैं, समझ में आया। लेकिन जब हमने कंटेंट आपको बताए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई के एग्जाम के लिए, TG2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन कंटेंट है, ये चीज़ आपको जानना ही जानना है। बाकी जो वर्किंग है वो अगले लेक्चर में हम फिगर बना करके आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।